और आज की चर्चा मैं अनिल सिन्हा से शुरू करूंगी कि अनिल जी, नितिन गडकरी की ये टिप्पणी आप कैसे देखते हैं? उनका ये कहना कि मैं सबसे होशियार हूं, मैं साहब बन गया हूं, मैं दूसरों को कुछ ही नहीं, कुछ गिनता ही नहीं, ये क्या मोदी को खुली चुनौती नहीं है एक तरीके से? चुनौती नहीं, मतलब देखिए कि एक तो इसको पूरा कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। वो ये है कि वहां सक्सेशन वार चालू हुआ है। जो उनका 75 साल पूरा हो रहा है, इसको 75 साल का जो तरीका, मतलब जो 75 साल वाली जो अवधि को एक नियम के रूप में कि इसमें ये कट ऑफ है यार, ये आर्बिट्रेरी है। मतलब अपने मन से गढ़ा हुआ है 75 और 80। इसका कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब सामाजिक संदर्भ है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है उसके हिसाब से लोग उसको देखते हैं, लेकिन वो कोई एकदम आर्बिट्रेरी है। हो सकता है कि 75 साल वाला आदमी बहुत एक्टिव हो और वो जो है वो 70 साल वाला बीमार हो, तो इसीलिए है नहीं, लेकिन है। और उसको इसीलिए मतलब री इन्फोर्स किया जा रहा है उस मामले को कि इन्होंने उसी को आधार बनाकर मुरली मनोहर जोशी, एल के आडवाणी और जितने मतलब जो सीनियर लीडर थे, सीनियर मोस्ट जिसको आप कहेंगे, उनको उन्होंने हटाया था। तो अब उन पर ये लागू किया जाए, ये आरएसएस की मंशा ऊपरी तौर पर दिखती है। अब कितना वो सीरियस है इसके बारे में मैं उतना आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको जरूरत है। दूसरा है कि मोदी की ब्रांडिंग भी कमजोर है, हो चुकी है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उनका बहुत ही खराब, कम से कम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उनका परफॉर्मेंस है, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट का बहुत खराब रहा। बहुत मतलब एक तरह से बदनामी भी हुई, बहुत कमजोर साबित हुआ ये पूरा गवर्नमेंट, और पूरी नैरेटिव पिटी हुई सी है। जो डोमेस्टिक फ्रंट है उस पर भी अब वो लोग देख रहे हैं क्या कि अपोजिशन बहुत, मतलब जो बहुत उनका विरोध है, किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते। विद इन द पार्टी भी वो किसी को साथ नहीं ले चल सकते, अकेले चलते हैं। ये जो गडकरी का अटैक है वो यही अटैक है कि वो जो पार्टी के अंदर भी जिस तरह से साहिबी करते हैं, जिस तरह से अपना चलाते हैं, मैं ही जो सब उनका है, तो वो विस्तार तो मान लिया विरोधी पक्ष के लिए तो जो रहे, अंदर में भी है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अभी तक उनका जो यूएसपी था, उनकी जो ताकत थी, ये यही थी कि कोई भी चुनाव जिता रहे हैं। और इस पर मीडिया ने, हमको लग रहा है क्या वर्षों हमारा वक्त जाया किया क्या कि वो तो कोई भी चुनाव जिताते हैं, मोदी है तो मुमकिन है स्टाइल में हर एक चीज पर जो चला था, वो हमको लग रहा है कि अब जो है वो फेल हो गया करिश्मा। वो करिश्मा फेल होने के बाद ये जो अटरेंस है, ये जो आ रहे हैं स्टेटमेंट्स, उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि जो सक्सेशन वार है उसमें गडकरी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। एक तो नागपुर के हैं, बहुत ही नजदीक हैं, और मान लिया फडनवीस उनका विरोध में है। फडनवीस के लिए बहुत वक्त है उम्र के हिसाब से। शिवराज सिंह चौहान है, तो शिवराज सिंह चौहान की कुछ कमजोरियां खुद की, उनका प्लस पॉइंट, लेकिन गडकरी के मुकाबले उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो ओबीसी से है। तो ये अब इसको इस पर है, डिपेंड करता है आरएसएस पर कि वो किसको चुनता है, और वो दबाव जरूर बनाएगा। लेकिन ये मोदी मान जाएंगे, ये है, मुझको लगता है कि मेरा उतना आसान नहीं है। एक चीज और मैं कहूंगा, ये जो 75 साल को लेकर के 75 साल उनका पूरा हो रहा है 1 सितंबर को, उसके बाद उनको हटाया जाना चाहिए, ये आर्गुमेंट के मैं कम से कम सहमत उससे नहीं हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि उनको हटाया जाना चाहिए था 5 साल पहले ही। वो 70 के थे, उसी समय हटाना चाहिए था। अव्वल तो ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री होना नहीं चाहिए था। ये इंडियन पॉलिटिक्स का फेलियर है, पॉलिटिकल सिस्टम का, कि एक आदमी जिस पर कि जेनोसाइड का आरोप लगा, जिसको डिविसिव होने का क्लियर कट, पूरी सोसाइटी को जिसने डिवाइड किया, जो कोई तरह का झूठ फैलाने या बोलने से नहीं हिचकता है, जो किसी और की बात सुनता ही नहीं है,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाता, मणिपुर जैसे में घटना हो जाए तो भी नहीं वो ये उसकी ये मतलब उसके लिए कुछ करता है, न जाता है। वो एक ऐसा शख्स जो कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं देश में हुई उस पर भी चुप रहा या कुछ इसी तरह की बात बोलता रहा। तो जो ऐसे व्यक्ति को 5 साल पहले तो निकाल ही देना चाहिए था। उसके पहले जो उनको बनाया गया था वो एक भारी गलती देश हुई जिसको लोग भुगत रहे हैं। तो इसीलिए 75 और 80 का कुछ नहीं है, उनको आज के आज निकालना चाहिए था। 75 को आधार बना करके अगर उनको निकालने की तैयारी हो रही है तो मैं इसको एक वीकनेस ही मानूंगा। उनको उनकी पॉलिटिक्स की वजह से निकालना चाहिए और उनके जो करस्तानी जिसको आप कहते हैं हरकत, अंग्रेजी में हरकतों की वजह से करस्तानी की वजह से निकालना चाहिए। उनके जो पॉलिटिक्स है उनकी वजह से निकालना चाहिए। ये जो एक बड़ा पॉइंट किया है इसने, गडकरी वही कर रहे हैं। गडकरी जो मैं कह रहा हूँ उससे मैं गडकरी वही लाइन है कि वो ये 75 वगैरह नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एकदम आत्म केंद्रित है, जो एकदम एरोगेंट है, जो आदमी इस तरह से क्या कहते हैं जिसके की मतलब जो पद पा करके ये हो गया है, मतलब समझिए पदोन्मत्त हो गया है, मदोन्मत्त जिसको आप बोलते हैं, तो वो जो है वो उसकी ओर कर रहे हैं। मतलब ये राइट डायरेक्शन की पॉलिटिक्स। मैं गडकरी का इस मामले में समर्थन करूंगा कि वो एक राइट मतलब वो तो हिंदुत्व के फोर्स है तो वो तो हिंदुत्व की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एक एस्पेक्ट जो है जो कि इक्वली डेंजरस है, मतलब हिंदुत्व से कम, मतलब हिंदुत्व में वो ऐड हो जाने के बाद बहुत डेंजरस हो गया है। कम से कम एक पर वो अटैक कर रहे हैं और उसके सहारे वो चाहते हैं इनको हटाना। ये सुबह बढ़िया है। नहीं, लेकिन अनिल जी जब गडकरी का बयान देखते हैं तो गडकरी जब भी बयान देते हैं तो ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं, हार गए हैं, उनकी नहीं चल रही है, या फिर हम ये समझे पार्टी बीजेपी के अंदर तो नहीं चल रही है लेकिन आरएसएस के साथ उनका क्या इक्वेशन है? क्या वो आरएसएस को पटा सकते हैं कि भाई मोदी को खिसकाओ और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? क्या इतना कंट्रोल गडकरी का आरएसएस के ऊपर है? क्योंकि ये कहा जाता है कि आरएसएस बहुत ज्यादा मोदी और शाह को पसंद नहीं करता है, यही इसी तरीके की खबरें सुनने में आती है। लेकिन गडकरी आरएसएस के पसंदीदा हैं, फडणवीस आरएसएस के पसंदीदा हैं, तो क्या गडकरी उतना कंट्रोल कर सकते हैं आरएसएस को कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अपने लिए वकालत कर सके? नहीं, देखिए गडकरी और आरएसएस का संबंध बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कंट्रोल वगैरह करना आरएसएस को मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आरएसएस में भी कई तरह के स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, और अब जैसे वहां ही है तो फडणवीस भी उनके बहुत करीब है। फडणवीस और गडकरी की अपनी बनती नहीं है। वहां जो लोकल इक्वेशंस है वो भी बहुत है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आपको कह सकता हूं कि आरएसएस से उनका करीबी कोई पॉलिटिकल नहीं है। जैसे कहता है आरएसएस के बच्चा होना, मतलब उसके अपना लड़का कहता है लोग, ये तो अपना बच्चा है, तो वो उसी तरह गडकरी है। उनके संबंध गडकरी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय से है, और आरएसएस का जो रेसिंग बाग है उससे उनका संबंध रहा है। स्कूटर्स पर चला करते थे और बीजेपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का याद नहीं, मालूम नहीं, लेकिन बात का मैं जानता हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा और सबसे उनके संबंध रहे, वो एकदम उनके ही बढ़ाए हुए हैं। और बाद में मुझको ये भी पता है कि आरएसएस को का जब कठिनाई थी उस दौर में मतलब आर्थिक कठिनाइयों में था, उनका अखबार जो है जो क्या तरुण भारत, वो जब ये हो गया था तो गडकरी जी ने उसको उबारने में मदद की थी और उसको सारा जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो कोशिश, ये जानकारी मैं आपको मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और उसको रिवाइव करने की कोशिश की। तो गडकरी उनका अपना घर का आदमी है, तो आपने कहा घर का लड़का, तो वो घर का है। वैसा ही फडणवीस है, उनके भी पिताजी आरएसएस के थे और उसके बाद वो मतलब नागपुर के मेयर पद से आगे बढ़े, तो वो ये सब लोग उनके घर के हैं। लेकिन इससे आरएसएस की पॉलिटिक्स पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगी या प्रभावित हो जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने उनको अध्यक्ष पद पर पहुंचा दिया।
लेकिन जो डायनेमिक्स था दिल्ली का, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स, उसको साध नहीं पाए वो। और लेकिन उनको जब जो ऐसे बयान गडकरी देते हैं तो उसका असर आरएसएस पे क्या होता है? क्या आरएसएस उसको बड़ी गंभीरता से लेता है, या आरएसएस वो बोलते हैं वो छोड़ देता है, आरएसएस उसको बिल्कुल सुनता ही नहीं? नहीं, आरएसएस वगैरह तो उनके सब आरएसएस को आप एक उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मत समझिए। आरएसएस के बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो बहुत ही रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, और वो इमोशंस वगैरह से काम नहीं करता है। उसने उसके उसके हिस्ट्री उसकी हिस्ट्री बहुत खराब है। मैं आपको वहां से ले जाऊंगा जब हेडगेवार, मतलब हेडगेवार को आगे बढ़ाना। हेडगेवार आरएसएस असल में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू महासभा की का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना था। मुंजे उनके हेडगेवार के गुरु थे। मुंजे के घर के कैंपस में ही रहते थे हेडगेवार। ये सब जानकारी लोगों को नहीं है इसीलिए। और मुंजे तिलकपंथी अपने कहते थे, लेकिन हिंदू महासभा के लीडर थे। और मुंजे जो है, मुंजे ने हेडगेवार को बनाया। बाद में ऐसा था कि गोलवलकर का जब नाम आया तो लोगों को मानना ये था कि जब हेडगेवार जाएंगे तो मुंजे बनेंगे, लेकिन मुंजे को नहीं बनाया आरएसएस ने। वहां पर्ची में नाम निकला गोलवलकर का। और गोलवलकर ने हिंदू महासभा से धीरे धीरे अपने को अलग किया, मतलब कि पॉलिटिकली कोई अलग बलग नहीं थे। उनको आप देख लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और दीनदयाल उपाध्याय इनके प्रचारक थे, क्या कहते हैं, आरएसएस के। दोनों मिल करके बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन। और जब जरूरत पड़ा तो बोल दिया कि सावरकर से हमारा कोई संबंध नहीं है, और इससे हम आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, महात्मा गांधी की हत्या से। लेकिन ये सब मिले जुले लोग थे। सावरकर की गोलवलकर से पटरी नहीं बैठती थी, और सावरकर की हेडगेवार के से भी उतनी पटरी नहीं बैठती थी, क्योंकि 37 में जब सावरकर अध्यक्ष बने हिंदू महासभा के, तो जिस तरह का उनको उम्मीद थी आरएसएस से वायलेंट बनने की, वो उम्मीद नहीं पर आरएसएस खरा नहीं उतरा। तो इस मुंजे को छोड़ दिया उन्होंने, जिस मुंजे ने पूरा बनाया हेडगेवार से लेकर के आरएसएस को। उसके बाद उन्होंने उसके बाद लिस्ट है, बलराज मधोक फाउंडर थे इसके जनसंघ के। दूध की मक्खी की तरह बाहर किया लोगों ने उसको, आरएसएस ने उसको सहमति दे दी। ऐसे कई लोग आप गिनती करेंगे तो आरएसएस, इवन गोविंदाचार्य अभी भी आरएसएस के ही आदमी है। मतलब आरएसएस के लिए ही पर्यावरण और ये वो बोल करके, लेकिन असल में हिंदुत्ववादी विचार श्रेणी के ही आदमी है। लेकिन उनको जब उठा के फेंका आडवाणी ने, तो आरएसएस ने उनको रेस्क्यू नहीं बचाया। तो गडकरी का देख लीजिए, गडकरी को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया, ये क्या कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के, तो आरएसएस उनके रेस्क्यू में नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे लोग उनके हैं। तो आरएसएस को डिक्टेट करेंगे या आरएसएस उनकी बात मान जाएगा? आरएसएस इस फिराक में है। और ये बात आप जान लीजिए कि आरएसएस को, एकदम अचल जी ने सही कहा, आरएसएस को इतनी मलाई कभी नहीं अपने इतिहास में मिलने की उम्मीद थी, न मिली थी। पूरा आरएसएस का दफ्तर सब जो बन गया है, वो आप जाके देखिए। आरएसएस के जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में टुटपुंजिया किस्म के बौद्धिक है, जिनका कि कोई कुछ काम नहीं है, मतलब वो राष्ट्र धर्म में या पांचजन्य में लेख लिखने लायक भी नहीं है, या लेख लिखने लायक है, वो सब वाइस चांसलर बन के बैठे हुए हैं। और वो जेएनयू तक का वाइस चांसलर बन गया। इतिहास में कोई काम नहीं, लेकिन इतिहासकार बन के बैठा हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। पूरा सब अब ऐसा प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है। ये जो ये क्या है, नीट है, वो कौन सा है, नेट वाला का जो है, वो शख्स बताइए कितने आरोप लग गए, इतने पेपर लीक हो गए, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ, किसकी बदौलत बैठा हुआ है? ऐसा आपको सैकड़ों उदाहरण। और दूसरा कि जो लोकल लेवल अपॉइंटमेंट्स भी हैं, वो सारे अपॉइंटमेंट्स आरएसएस की लिस्ट से होती है। और ये मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जानता हूं। मतलब आचल जी भी जानते होंगे, लेकिन मैं भी जानता हूं कि कौन लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब जानकारी है। तो इसीलिए ऐसा मौका उनको कभी नहीं आया। उनको दिक्कत ये है कि ये ब्रांड फेल हो गया है, अब इस ब्रांड को रिप्लेस करना है, वो एक बहुत बड़ा टास्क है।